स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियन चैप्टर, जो आपकी केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है 12th क्लास की। तो लेट्स सी विलियन। विलियन क्या होता है? ऑलवेज रिमेंबर, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। तो आप देखिए, जैसे मान लीजिए कि आपने चीनी को पानी के अंदर मिक्स कर दिया है, तो चीनी जो होती है पानी के अंदर अपनी आइडेंटिटी लूज कर देती है, अपनी पहचान खो देती है, और पानी भी अपनी पहचान खो देता है। तो जब भी हम कोई दो कंपोनेंट आपस में मिक्स करते हैं और दोनों ही अपनी पहचान खो देते हैं, तो उन्हें हम समांगी मिश्रण बोलते हैं। तो कम से कम हमें दो चीजें लेनी है विलियन में। तो याद रखिए, यहाँ पर डेफिनेशन हो जाएगी दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण। दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण, ठीक है। समांगी मिश्रण विलयन कहलाता है, राइट। तो अब यहाँ पर आपको एक चीज देखनी है कि हमने बोला कम से कम आपको दो चीजें लेनी है। जैसे एग्जाम्पल में मैंने लिया था पानी में चीनी, पानी में चीनी। तो आप देखिए यहाँ पर दो चीजें ली गई हैं, एक चीनी है और दूसरा पानी है, राइट। तो यहाँ पर जो चीज ज्यादा अमाउंट में होती है उसे हम कहते हैं विलायक, और जो चीज कम अमाउंट में होती है उसे कहते हैं विलेय। तो पानी यहाँ चूंकि आपने ज्यादा मात्रा में लिया है, एक गिलास पानी के अंदर आप एक चम्मच चीनी को घोल रहे हैं, तो जनरली जो चीनी होगी वो आपके लिए काहे का काम करेगी? विलेय का। और यहाँ जो पानी है जो अधिक मात्रा में, वो आपके लिए काहे का काम करेगा? विलायक का। और इन दोनों से मिलकर आपका क्या तैयार हो जाएगा? विलयन। तो आप देखिए कि विलयन जो होता है वो कम से कम दो चीजों का समांगी मिश्रण होता है। चीनी अपनी आइडेंटिटी इसलिए लूज कर चुकी है क्योंकि अब वो आपको नजर नहीं आ रही, और पानी भी अपनी आइडेंटिटी लूज कर चुका है क्योंकि आप लोग को लगता है कि पानी ने मैम अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं की, लेकिन ऐसा नहीं है। पानी अपनी आइडेंटिटी इसलिए लूज कर रहा है क्योंकि हमने पानी के बारे में पढ़ा है कि टेस्टलेस होता है। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो पानी है वो टेस्टफुल हो चुका है, मीठा हो चुका है। तो इसका मतलब यही हुआ कि पानी और चीनी दोनों ने अपनी आइडेंटिटी लूज कर दी है, और वो कौन सा मिश्रण बना चुके हैं? समांगी। और हमने जो दो चीजें ली हैं उसमें एक चीज विलेय और दूसरी चीज विलायक। आपको ये बात हमेशा याद रखनी है कि अगर आपके पास एक विलेय और एक विलायक, दो ही चीजें हैं, तो ऐसे विलयन को हम द्विअंगी विलयन कहते हैं। और आपके पूरे चैप्टर में हमें सिर्फ द्विअंगी विलयन पढ़ने हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपके किसी विलयन के अंदर एक विलेय और एक ही विलायक हो सकता है। लाइक आप इसमें और भी घटक डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपने एक गिलास चीनी के अंदर 1 टीस्पून शुगर डाली है, और उसमें थोड़ा सा लेमन डाल दिया है, और थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाल दिया है। तो ऑलवेज रिमेंबर हियर कि यहाँ पर विलायक का काम सिर्फ केवल पानी करेगा। बची हुई जो भी चीजें आपने डाली हैं, जैसे लेमन डाला है, जैसे उसके अंदर आपने थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट डाला है, जैसे आपने शुगर डाली है, वो तीनों विलेय का काम करेंगे, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि ऐसे अगर आपके विलयन के अंदर 3 घटक होते हैं तो उन्हें त्रिअंगी बोलते हैं, 4 घटक होते हैं तो उन्हें चतुरंगी बोलते हैं। लेकिन हमें अपने चैप्टर के अंदर सिर्फ और सिर्फ ऐसे विलयन की पढ़ाई करनी है जिनके अंदर केवल 2 ही घटक होते हैं, लाइक एक विलेय और एक विलायक। तो इसका मतलब हमें सिर्फ द्विअंगी विलयन पढ़ने। अब इन द्विअंगी विलयनों में आपके पास एक विलेय है और दूसरा आपके पास विलायक है। तो विलेय और विलायक के आधार पर आपके जो विलयन है वो टोटल 9 टाइप्स के हो गए। यानी अब आपको पढ़ने हैं विलयन के प्रकार। तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि जो हमने आपको विलेय विलायक दिए हैं वो ठोस, द्रव, गैस किसी भी अवस्था में हो सकते हैं। यानी जो मैं आपको यहाँ विलयन का प्रकार बताने जा रही हूँ वो अवस्था के आधार पर है। किसके आधार पर है? अवस्था के आधार पर। और आप देखिए इनकी अवस्था के आधार पर 9 कैटेगरीज होती हैं। एक तरफ आपको विलेय लिखना है और एक तरफ आपको विलायक लिखना है, और इधर आपका विलयन तैयार होने वाला है। तो आप देखिए इधर आपने ये जो स्टार्टिंग में 3 लिए हैं, ये आपका ठोस विलयन बनने वाला है। इस ठोस विलयन में आप देखिए जो आपका विलायक है, एक बार वो सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और विलेय आपका हो जाएगा सॉलिड लिक्विड गैस। इसी तरीके से आपका सेकंड में हो जाएगा लिक्विड लिक्विड लिक्विड, और इधर हो जाएगा सॉलिड लिक्विड और गैस। और इसी तरीके से थर्ड में आपका हो जाएगा गैस गैस
गैस और इधर हो जाएगा सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब आपको ये टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन मिल रहा है। सॉलिड, एस का मतलब यहाँ सॉलिड है, और एल का मतलब लिक्विड है यानी द्रव, और जी का मतलब गैस है। तो ये हो गया आपका गैस, और ये हो गया आपका द्रव, और ये हो गया आपका ठोस। तो सबसे पहली चीज आप ये देखिए कि ये इनमें विलायक जो वो ठोस है तो ये ठोस विलयन हो गए, इनमें विलायक द्रव है तो ये आपके द्रव विलयन हो गए, इनमें आपके सारे विलायक जो है वो गैस है तो ये आपके गैस विलयन हो गए। तो टोटल आपको देखिए 9 टाइप्स के विलयन मिल रहे हैं। इसमें सबसे पहले एग्जांपल आपको देखना है ठोस ठोस का, यानी ठोस ठोस विलयन का मतलब है इसमें विलेय भी ठोस होना चाहिए और विलायक भी ठोस होना चाहिए। तो इसका बेस्ट एग्जांपल है, जैसे आप देखिए सोने के अंदर जो गोल्ड होता है वो 24 कैरेट जो होता है वो प्योर होता है, लेकिन इस प्योर गोल्ड से आप ज्वेलरी नहीं बना सकते क्योंकि ये काफी सॉफ्ट होता है, और इसकी ज्वेलरी बनाने के लिए इसमें कॉपर मिक्स कर दिया जाता है। तो आप देखिए कॉपर भी ठोस होता है और गोल्ड भी ठोस होता है, यानी आप ऐसे कह सकते हैं एयू में सीयू। एयू में सीयू मतलब गोल्ड में कॉपर का जो विलयन है वो ठोस विलयन का उदाहरण हो जाएगा। ठोस ठोस, ये भी ठोस है और ये भी ठोस है। तो गोल्ड में कॉपर यानी गोल्ड ज्यादा है और कॉपर कम है। इसी तरीके से ठोस के अंदर हमें लिक्विड पढ़ना है। तो आप देखिए ठोस के अंदर लिक्विड का एग्जांपल हो गया आपका सोडियम Na में Hg। Na में Hg आपको याद होगा, मरकरी जब भी सोडियम के साथ मिक्स होती है तो मरकरी तो लिक्विड फॉर्म में है और सोडियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो देखिए आप इसमें अमलगम ये लोग बनाते हैं, तो ये जो सोडियम में मरकरी जो है वो अमलगम बना रहे हैं, अमलगम, सॉरी हाँ, मरकरी में सोडियम, ये आप देखिए क्या बना रहे हैं, अमलगम बना रहे हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है कि सोडियम जो है वो आपका ठोस हो गया और मरकरी जो है वो आपकी लिक्विड हो गई। तो आपका नेक्स्ट एग्जांपल हो गया। अब आपको ठोस में गैस का एग्जांपल देना है। ऑलवेज रिमेंबर पैलेडियम। पैलेडियम जो होता है वो मेटल होती है, ठोस होती है, उसमें अगर आप हाइड्रोजन इनकॉर्पोरेट करा दीजिए तो हाइड्रोजन गैस होती है, तो ठोस में गैस आपका जो है वो विलयन तैयार हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिक्विड के अंदर सॉलिड लेना है। तो लिक्विड आप ले सकते हैं वाटर, और आपको उसमें जो सॉलिड डालना है उसे आप डाल सकते हैं वाटर में, शुगर डाल दीजिए। तो वाटर में जब आप शुगर डालेंगे तो ये आपका हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, यानी कि देखिए लिक्विड आपका ज्यादा है और सॉलिड आपका कम है। सॉलिड यहाँ विलय का काम कर रहा है और ये वाला जो वाटर है वो आपका विलय का काम कर रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से आपको लिक्विड लिक्विड लेना है, यानी कहने का मतलब है आप वाटर के अंदर इथेनॉल डाल दीजिए। इथेनॉल का मतलब अल्कोहल, C2H5OH। तो आप देखिए दोनों लिक्विड लिक्विड हो गए। बिल्कुल ऐसे ही आप वाटर के अंदर, आपको यहाँ पर गैस है तो वाटर में आप ऑक्सीजन ऐड करा सकते हैं। तो अगर वाटर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो लिक्विड गैस का एग्जांपल हो गया। जस्ट लाइक दैट आप देखिए कि गैस के अंदर आपको सॉलिड लेना है, कि गैस के अंदर आप जब सॉलिड लेंगे तो इसका एग्जांपल आपका हो जाएगा, पहले तो आप गैस गैस का यहाँ देख लीजिए। नाइट्रोजन के अंदर आप कैम्फर डाल सकते हैं, कपूर। कपूर आपको पता है ठोस होता है, लेकिन अगर आप उसे नाइट्रोजन के एटमॉस्फेयर में रखेंगे तो उसके अंदर सब्लिमेशन पावर होती है, वो बाहर से टेम्परेचर लेकर अपने आप को ठोस से डायरेक्ट गैस स्टेट में ले जाता है। तो आप देखिए कि वो नाइट्रोजन और कपूर आपस में मिक्स होंगे, लेकिन कपूर की स्टेट जो होती है वो सॉलिड स्टेट होती है रूम टेम्परेचर पे। तो आप देखिए कि नाइट्रोजन के अंदर नाइट्रोजन गैस है और ये सॉलिड है, यानी ये गैस में आपका सॉलिड सोल्यूशन तैयार हो गया। बिल्कुल ऐसे ही अगर आप नाइट्रोजन के अंदर आपको लिक्विड का देखना है सॉल्यूशन, तो इसमें आप क्लोरोफॉर्म डाल सकते हैं। क्लोरोफॉर्म आपको पता है लिक्विड फॉर्म में होता है। आप नाइट्रोजन गैस के अंदर क्लोरोफॉर्म थोड़ा सा डाल दीजिए तो आपका ये गैस लिक्विड सॉल्यूशन बन जाएगा। और बिल्कुल ऐसी गैस गैस में आप देखिए नाइट्रोजन के अंदर ऑक्सीजन गैस डाल दीजिए, इन दोनों के मिक्सचर को जो है ना वो आप इन दोनों के मिक्सचर से आपका गैस गैस सोल्यूशन बन जाएगा। तो ओवरऑल टोटल 9 टाइप्स के आपके सॉल्यूशन जो है वो यहाँ रेडी हो गए हैं। अब आपको सबसे पहले देखना है एक्सप्रेशंस फॉर कंसेंट्रेशन, यानी कि सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। लेकिन सांद्रता को व्यक्त करने की विधियों में सबसे पहले आपको ये टॉपिक क्लियर करना होगा कि सांद्रता क्या होती है। याद रखिए जब भी हम कोई विलयन बनाते हैं और उस विलयन में हम एक विलेय लेते हैं और एक विलायक लेते हैं, अगर विलायक की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम कहते हैं तनु विलयन, और अगर विलायक की मात्रा जो होती है वो
अधिक विलायक की मात्रा अधिक होती है तो उसे हम कहते हैं तनु विलयन, और विलायक की मात्रा कम होती है तो उसे कहते हैं सांद्र विलयन। तो आप मुझे एक बात बताइए, सांद्रता जो है इसको व्यक्त करने की अलग अलग विधियां दी गई हैं। इसको पढ़ने से पहले मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी है कि आपके पास एक विलेय है और एक आपके पास विलायक है, और दोनों के मिलने से आपका विलयन बन रहा है। अगर आपने विलायक की मात्रा अधिक ले ली है, ये काफी ज्यादा है, तो विलयन आपका तनु रहेगा। अगर इसकी मात्रा कम ली है, फिक्स्ड विलेय का फिक्स अमाउंट है और उसमें इसकी मात्रा आपने कम ली है विलायक की, तो ऐसा विलयन जो होगा वो सांद्र होगा। ये जो सांद्रता को व्यक्त करने की मैं आपको विधियां बताने वाली हूँ, ये अलग अलग होती हैं और इनका इस्तेमाल भी अलग अलग होता है, यानी अलग अलग जगह पर इस्तेमाल होती है। जैसे सांद्रता को व्यक्त करने की बहुत सारी विधियां मैं आपको बताने वाली हूँ, जैसे द्रव्यमान प्रतिशतता या फिर जिसे हम कहते हैं भार प्रतिशतता। तो सबसे पहले आपको मैं भार प्रतिशतता बताने वाली हूँ। भार प्रतिशतता जो होती है, इस जो प्रतिशतता वाली सांद्रता का इस्तेमाल जो होता है वो जनरली उन जगह पर होता है जहां पर केमिकल्स बनाए जाते हैं, और इसको हम W/W से भी इंडिकेट कर सकते हैं, यानी ऊपर नीचे दोनों जगह वेट आएगा। और आपको फॉर्मूला लर्न करने के लिए ट्रिक आपको याद करनी है। ऊपर ऑलवेज आपका विलेय रहेगा और नीचे आपका विलयन रहेगा, यानी W/W का मतलब है ऊपर आ जाएगा आपका विलेय का भार, ऊपर भी भार आएगा, नीचे भी भार, विलेय का भार, और नीचे आपका आ जाएगा विलयन का भार। विलयन का भार, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं, यहाँ प्रतिशतता की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर 100 हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से मैंने आपको भी बताया, इस भार प्रतिशतता में जो सांद्रता व्यक्त की जा रही है, इसका इस्तेमाल जनरली वहां होता है जहां पर केमिकल का प्रोडक्शन होता है लार्ज स्केल पर। इसके अलावा सेकेंड है आपका आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता जो होती है, इसको हम V/V परसेंटेज भी बोल सकते हैं, यानी कि इसमें ऊपर आयतन आएगा और नीचे भी आयतन आएगा। तो यानी ऊपर आपका आ जाएगा विलेय का आयतन और नीचे आपका आ जाएगा विलयन का आयतन, बिल्कुल वैसे ही विलयन का आयतन आ जाएगा, और इनटू आपका हो जाएगा 100। इसी फॉर्मूले में मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भार बटे आयतन प्रतिशतता भी होती है। आप इसको यही देख सकते हैं, भार बटे आयतन प्रतिशतता में, भार बटे आयतन प्रतिशतता में ऊपर जो होगा वो वेट होगा और नीचे है वॉल्यूम होगा, यानी ऊपर इसमें भी विलेय का आयतन की जगह पे भार आ जाएगा और नीचे जो है वो विलयन का आयतन आ जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही आपको तीन आपके टर्म्स हो गए, तीनों टर्म्स का अलग अलग यूज होता है। पहला वाला हमने आपको बताया जहाँ केमिकल का प्रोडक्शन हो रहा होता है ना, हम वहां पर इस सांद्रता को व्यक्त करने के लिए भार प्रतिशतता का इस्तेमाल करते हैं, और आयतन प्रतिशतता का इस्तेमाल होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा पोलर रीजन्स के अंदर जो व्हीकल्स होते हैं उनमें पोलर रीजन्स बहुत ठंडे होते हैं। पोलर रीजन्स का मतलब ध्रुवीय प्रदेश, जहाँ पर जो आपका कार वगैरह के अंदर जो कार्बोरेटर होता है उसका पानी भी जम जाता है, तो जिससे आपका इंजन जो होता है वो स्टार्ट नहीं होता। तो वहां पर जो कार्बोरेटर होता है उसका पानी जो है वो फ्रीज ना हो, उसके लिए उस पानी के अंदर ऑलरेडी जो होता है इथिलीन ग्लाइकॉल डाल देते हैं। तो आप देखिए इथिलीन ग्लाइकॉल खुद अपने में एक लिक्विड है और आपने पानी के अंदर वो लिक्विड डाला है, यानी दोनों जगह वॉल्यूम है, वर्ड का इस्तेमाल हो रहा है। इथिलीन ग्लाइकॉल यहाँ विलेय का काम करेगा, पानी जो है वो विलायक का काम करेगा, तो यहाँ दोनों चीजों का आयतन इस्तेमाल हो रहा है, तो यहाँ पर हम टर्म जो है वो आयतन प्रतिशतता का इस्तेमाल करेंगे। थर्ड टर्म हमने आपको बताया भार बटे आयतन प्रतिशतता। भार बटे आयतन प्रतिशतता का इस्तेमाल सबसे ज्यादा फार्मास्यूटिकल कंपनियों में दवाइयां बनाने के टाइम होता है। जब भी दवाई बनाते हैं तो जो भी हमें सब्सटेंस पर्टिकुलर सॉल्वेंट माने पर्टिकुलर विलायक में घोलना होता है, तो वहां पर W/V का इस्तेमाल होता है, कितना किसी केमिकल को घोला गया है दिए गए विलायक में। तो देखिए तीनों सांद्रता का अलग अलग इस्तेमाल हुआ है। मैं चौथा आपको टर्म पढ़ाने जा रही हूँ ppm। तो वो जो ppm होता है, ppm, सबसे पहले आपको ये बात पता होनी चाहिए कि ppm सांद्रता शब्द जो है, ये सांद्रता को जो व्यक्त करने की विधि है केवल उस जगह पर इस्तेमाल होती है जहां पर विलेय की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन होता है, वो पॉल्यूशन जो होता है इतने बड़े एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन की जो रेट होती है वो ppm से ही चेक की जाती है। और इसके अलावा जैसे मान लीजिए कि पानी के अंदर अगर आपने उसको प्योर करने के लिए
उसमें कोई भी सब्सटेंस डाला है तो वो बहुत क्लीनिंग एजेंट जो डाला है वो बहुत कम अमाउंट में डाला जाता है, तो उस कम अमाउंट को भी हम पीपीएम में ही एक्सप्रेस करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, जब भी विलेय का अमाउंट बहुत कम मात्रा में होगा तो ऐसे केस में हम सिर्फ पीपीएम का इस्तेमाल करेंगे। और पीपीएम और भार प्रतिशतता का फॉर्मूला लगभग सेम होता है। कहाँ डिफरेंस होता है आइए देख लेते हैं। अगर आपको याद हो तो भार प्रतिशतता का फॉर्मूला जो था, भार प्रतिशतता के फॉर्मूले में ऊपर भी भार था यानी कि विलेय का भार, और नीचे जो था वो आपका विलयन का भार था, और इनटू आपके पास 100 था। लेकिन ये मैंने आपसे क्या कहा कि भार प्रतिशतता पीपीएम से मैच करती है, तो पीपीएम अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो पीपीएम में ये चीज एज इट इज रहेगी। भार प्रतिशतता में जो 100 था उसकी जगह पर आप 10⁶ कर लेंगे, यानी 4 0 यहाँ पर इंक्रीज और हो जाएंगे। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन भार प्रतिशतता और पीपीएम। पीपीएम को आप ऐसे निकालेंगे। इसके बाद आपका टर्म आता है मोल प्रभाज। आप देखिए मोल प्रभाज जो होता है उसे हम एक्स से व्यक्त करते हैं। सबसे पहले आप मोल प्रभाज निकालना सीख लीजिए। मान लीजिए मैंने आपको एक बॉक्स में दो घटक दे दिए ए और बी, और मुझे ए का मोल प्रभाज निकालना है। आप प्रभाज का मतलब समझ रहे हैं, प्रभाज का मतलब होता है फ्रैक्शन, और मोल का मतलब मोल होता है जिसे हम एन से इंडिकेट करते हैं। तो अगर आपको ए का मोल प्रभाज निकालना होगा तो आपको ऊपर ए के मोल रखने होंगे और नीचे आपको ए के मोल भी रखने होंगे और बी के मोल भी रखने होंगे, क्योंकि मोल प्रभाज का फॉर्मूला होता है कुल मोलों के अंदर उस घटक के मोलों की संख्या। तो चूंकि हमारे पास दो कंपोनेंट है ए और बी, तो हमारे पास टोटल मोल हो जाएंगे Na और Nb। इन टोटल मोलों में ए के मोल प्रभाज को हम निकालने जा रहे हैं, तो इसलिए ए के मोल जो होंगे वो ऊपर आएंगे। तो यानी कि कुल मोलों में से उस घटक के मोलों के अनुपात को हम उसका मोल प्रभाज कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको XB निकालना हो तो XB इज इक्वल्स टू हो जाएगा NB अपॉन Na प्लस NB। आपको एक बात यहाँ पर याद रखनी है कि जब भी किसी भी सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास दो घटक होते हैं तो उनके जो मोल प्रभाज होते हैं उनका सम ऑलवेज एक के बराबर होता है। तो इससे एक बेनिफिट मिल सकता है कि अगर आपने क्वेश्चन में x से ऑलरेडी निकाल लिया है तो XB के लिए इतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप XB को डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1 माइनस XA से। और बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने आपको यहाँ पर 3 कंपोनेंट दे दिए और हम आपसे XA की वैल्यू निकलवा रहे हैं, तो यहाँ पर XA इक्वल टू हो जाएगा A के मोल्स अपॉन A के मोल्स प्लस B के मोल्स और C के मोल्स। बिल्कुल इसी तरीके से आप XB निकालेंगे तो NB, A, B और C हो जाएगा। और इसी तरीके से XC को निकालने के लिए आपको 1 माइनस करना होगा ब्रैकेट में XA प्लस XB को, तो आप XC को डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये था आपका मोल प्रभाज। मोल प्रभाज शब्द का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब भी हम किसी भी द्रव को या जब भी हम ऐसा कैसे जब भी किसी द्रव की वाष्पों को हम लेंगे, उनकी सांद्रता को व्यक्त करना होगा, तो द्रव की विलयन में जो द्रव की वाष्पों की सांद्रता होती है वो जनरली हम मोल फ्रैक्शन के टर्म में अपने चैप्टर में एक्सप्रेस करेंगे। यानी कि जहां जहां आप विलयन की वाष्पों की बात करेंगे, उनकी सांद्रता की बात करेंगे, वहां वहां हम एक्स टर्म का इस्तेमाल करेंगे यानी कि मोल प्रभाज का। उसके बाद आपका टर्म आता है मोलरता। मोलरता को हम कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। कैपिटल M बराबर होता है N अपॉन V। N अपॉन V, पहले शॉर्टकट में फॉर्मूला देख लीजिए। ये हम आपको मोलरता बताने जा रहे हैं। मोलरता क्या होती है? तो पहले आप ये देखिए, ऊपर की तरफ जनरली हर फॉर्मूले में विलेय था। N होता है मोल, तो इसलिए ऊपर हो जाएगा विलेय के मोल, और नीचे है आपका V होता है आयतन, और वो भी विलयन का, क्योंकि नीचे ऑलवेज विलयन ही होता है ज्यादातर, तो ये हो गया विलयन का आयतन। लेकिन आयतन जो है वो लीटर में होना चाहिए। अब अगर आपको इसको डिफाइन करना है मोलरता को, तो आप कह सकते हैं किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उसकी मोलरता कहते हैं, राइट। और बिल्कुल ऐसे ही अगर आपको मान लीजिए आपको मोल्स पता है तो अच्छी बात है। अगर आपको मोल्स नहीं पता है तो आपने 11th क्लास में पढ़ा है, मोल्स इज इक्वल्स टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यानी कि भार बटे अणुभार। तो अब आप इस जगह पर भार बटे अणुभार रखेंगे तो आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला M इज इक्वल्स टू W अपॉन MW अपॉन V आ जाएगा। ये वेट और ये मॉलिक्यूलर वेट, यानी ये भार और अणुभार जो है वो विलेय का होगा, और नीचे वाला जो आयतन है वो विलयन का होगा, बट मस्ट बी इन लीटर। तो ये आपकी सांद्रता को व्यक्त करने की एक और विधि थी।
अब आपको लास्ट विधि पढ़नी है सांद्रता को व्यक्त करने की, इसे कहते हैं हम मोलरता। तो अब देखिए मोलरता क्या होती है। मोलरता जो होती है उसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। ये बिल्कुल स्पेशल टर्म है मोलरता। मोलरता N/W होती है। हमने जितने भी फॉर्मूले अब तक पढ़े उसमें ऊपर विलेय के मोल्स थे और नीचे विलयन का, सब कुछ विलयन का होता था, लेकिन आज यहाँ ऊपर विलेय के मोल होंगे लेकिन नीचे विलयन का आयतन नहीं, यहाँ पर विलायक का आयतन होगा। तो आप देखिए विलायक का आयतन किलोग्राम में होना चाहिए। और बिल्कुल ऐसे अगर आपको मोल्स पता है तो ठीक है, अगर आपको मोल्स नहीं फाइंड आउट, मोल्स नहीं गिवन है न्यूमेरिकल में, तो आप वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट रखेंगे। और अब आप अपनी मोलरता को इस तरीके से एक्सप्रेस करेंगे, मोलरता इज इक्वल्स टू, मोल की जगह आप रख लेंगे वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, नीचे विलायक का, आपको मैंने कहा था आयतन नहीं होता है। यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मोलरता में याद रखनी है कि नीचे की तरफ विलयन नहीं होता है, विलायक होता है, और विलायक का क्या होता है, भार। सो वी हैव टू पुट हियर W, तो यहाँ हमें W पुट करना है। तो ये हो गया आपका विलेय का और ये हो गया आपका विलायक का। सारे टर्म्स आपके सांद्रता को व्यक्त करने के हो गए 1 by 1। अब आप सारे टर्म्स को एक बार फिर से रीड करेंगे। आप देखिए कि मोलरता और इससे पहले आपने पढ़ी मोलरता और इसके पहले और भी टर्म्स पढ़े, लेकिन आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहते हैं कि इनमें से कौन से टर्म हैं जो टेम्परेचर से अफेक्ट होंगे, यानी कहने का मतलब है टेम्परेचर पर डिपेंड करेंगे। तो हमेशा याद रखिए आपने जितने भी टर्म्स पढ़े, जैसे आपने भार प्रतिशतता पढ़ी, उसमें कहीं भी आयतन नहीं आया। भार प्रतिशतता में ऊपर भी भार था, नीचे भी भार था। फिर आपने भार आयतन प्रतिशतता पढ़ी, उसमें आयतन था। तो आप देखिए जो भार होता है वो ताप से कभी भी चेंज नहीं होता, लेकिन जो आयतन होता है वो हमेशा ताप बढ़ाने से कम हो जाता है। आप देखिए किसी बाउल के अंदर पानी को गर्म करने के लिए रख दीजिए, जैसे जैसे आप उसे टेम्परेचर देंगे धीरे धीरे उस पानी का लेवल जो है वो कम हो जाएगा। इसका मतलब ताप बढ़ाने से आयतन कम हो रहा है। तो याद रखिए जितने भी आपने सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां पढ़ी उनमें जिस जिसमें आयतन आया वो सब ताप से परिवर्तित हो जाएंगी, लेकिन वो सारी सांद्रता की विधियां जिनमें ताप आयतन का इस्तेमाल नहीं हुआ वो ताप से कभी भी परिवर्तित नहीं होंगी। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या भार प्रतिशतता ताप से परिवर्तित होगी, तो आप लिखिए नहीं होगी। आयतन प्रतिशतता होगी। भार बटे आयतन प्रतिशतता पढ़ाई थी, उसमें भी नीचे आयतन था, वो भी होगी। मोल प्रभाज में कहीं भी आयतन नहीं था, वो ताप से परिवर्तित नहीं होगा। मोलरता में आयतन था, वो ताप से परिवर्तित होगी। मोलरता में आयतन नहीं है तो वो भी आपके ताप से परिवर्तित नहीं होगी। तो ये सब आज आपने पढ़ी सांद्रता को व्यक्त करने की विधियां। इसके बाद आपको पढ़ना है, सबसे पहले जो मैंने आपको विलयन पढ़ाया था उसमें मैंने 9 टाइप्स आपको विलयन के बताए और उसमें कुछ सेलेक्टेड विलयन जो है उनकी आपको थोड़ी सी डिटेल स्टडी करनी है, जिनमें सबसे पहला मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कि किसी ठोस कोम द्रव में जब घोलते हैं